ऑलराइट बच्चों, सभी लोग है ना, एक काम करो, एंड में जहां सेक्शंस लिखे वहां फटाफट आओ जल्दी से। एंड में जहां पे सारे सेक्शंस लिखे वो पेज पे आओ। आगे क्या सभी लोग? चलो अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। बच्चों ये चैप्टर में ना अपने कुछ सेक्शंस मैंने नहीं बताए, है ना, जैसे कि कौन से सेक्शंस रह गए थे। एक था आपका सेक्शन 64, है ना, 64 मैंने आपको नहीं बताया। ओके, सो दिस इज नोटिस टू आरओसी फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ भी नहीं है सेक्शन में, सिर्फ एक छोटा सा कंप्लायंस का सेक्शन है। ओके, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, लगा तो हम लोग इसको मॉडल से भी रीड भी कर लेंगे, बट एज सच इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसका कुछ चार्ट वगैरह पहले नहीं बनाया था। ओके, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली, क्या बता रहा हूँ। ये देखो, एक तो सबसे पहले यू मस्ट बी एबल टू टेल मी नाउ, ये क्या होता है, व्हाट इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों, क्या होता है ये ऑल्टरेशन? ऑल्टरेशन मतलब हम लोग कौन सी चीज को चेंज करें, ये बताओ। हम लोग क्या ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, या फिर हम लोग पेड अप कैपिटल को चेंज कर रहे हैं? ऑथराइज कैपिटल को हम लोग या तो बढ़ाएंगे या तो हम लोग कम करेंगे, राइट? याद आ रहा है कि सबको ये? ठीक है, सी आपका जो एमओए बनता है, एमओए में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, उसमें से एक क्लॉज है आपका कैपिटल क्लॉज। कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज। तो हम लोग याद होगा आपको ये, है ना, कैपिटल क्लॉज में हम लोग क्या मेंशन करते हैं? वी मेंशन ऑथराइज कैपिटल। हम लोग क्या मेंशन करते हैं? ऑथराइज कैपिटल मेंशन करते हैं, ठीक है। सपोज कोई कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स है ना, और फेस वैल्यू 10 रुपए का रखा है, तो ऑथराइज कैपिटल कितने रुपए का बन गया? 100 करोड़ का बन गया। ये ऑथराइज कैपिटल को कंपनी फ्यूचर में बढ़ा सकती है, इसको कम भी कर सकती है, इसको जितना का उतना भी रख सकती है, बट सिर्फ अंदर का बाइफर्केशन चेंज कर सकती है ना। ये सारे केसेस मैंने आपको बताया, राइट? तो जब कभी भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल चेंज होता है तो आपको आरओसी को बताना है, दैट्स इट, दिस इज सेक्शन 64, इतना ही है। आप ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर रहे हो, इसके बारे में लिखा है वैसे ओरिजिनली 61 में, बट अगर आपका ऑथराइज कैपिटल चेंज हो गया, यू नीड टू इन्फॉर्म टू आरओसी इन सेक्शन 64, बस दैट्स इट, उसका नोटिस देना पड़ेगा, उतना ही लिखा है। यहां से आप देख सकते हो, नोटिस टू आरओसी फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। तो ये लिखा है कौन से सेक्शन में? दिस इज गिवन इन सेक्शन 64। आप लोगों के पास मॉडल है क्या? आप लोग प्लीज एक काम करो, रोज मॉडल लेके आते जाओ, ठीक है। सो हाँ, अच्छा मॉडल आया नहीं अभी तक? मॉडल नहीं आया? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट मैं यहां से फाइल ओपन कर रहा हूँ सेक्शन 64 का, ठीक है। आपके जो प्रिंटेड नोट्स आपको मिले ना, उसमें भी लिखा है वैसे, है ना, तो इट्स द सेम थिंग। ओके, ये आपको बस यहां से पढ़ के बता रहा हूँ, 2 लाइन का ही है। एवरीवन प्लीज लिसन, ये इतना पॉइंट हो गया ना, अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है फिर, है ना। क्या लिखा है? नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ लिखा है एज एंड व्हेन देयर इज ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल। इंक्रीज मतलब इंक्रीज कब होगा बताओ? कोई कंपनी अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करे, क्यों? उसको और पैसा चाहिए और फंड रेज करना है ना, और जितने शेयर्स उसने दिए वो पूरे एग्जॉस्ट हो गए, अब और इनको फ्रेश इशू करना है, और इनका लिमिट खत्म हो गया नंबर ऑफ शेयर्स का, तो उसको इंक्रीज कर देगी, है ना। अच्छा, डिक्रीज भी कर सकते कभी कभी, है ना, तो ये भी पॉसिबल है कि जितना आपको चाहिए था आपको मिल गया, और आपको लग रहा है कि और फंड रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेस जो अभी तक पे नहीं हुआ है उसको ऊपर के ऊपर आप उड़ा भी सकते हो, है ना। तो ये जब भी होगा तो कंपनी को किसको नोटिफाई करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को आपको बताना पड़ेगा, है ना। कितने दिन में बताना पड़ेगा? 30 डेज में, यहाँ लिखा देख लो अच्छे से। तो जब भी आप ये ऑल्टर करोगे ना, तो विद इन 30 डेज आपको ये इन्फॉर्म करना होगा, राइट। इसका फॉर्म भी लिखा है SH7। अच्छा, वैसे मॉडल अगर आप ओपन करके रीड करोगे ना, तो बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह लिखे हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको सारे फॉर्म्स लर्न हो, है ना। वैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म्स जो होते हैं ना, वो चैप्टर के नाम के हिसाब से डिसाइड होता है। अभी हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 4 का नाम क्या है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो ये चैप्टर में जितनी भी बार आपको आरओसी को कुछ ना कुछ भेजना होता है ना, उसका फॉर्म SH से स्टार्ट होता है। इसके पहले का चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 3 का नाम प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो वहां पे सारे फॉर्म्स PAS से स्टार्ट होते हैं, PS1 PS2, ठीक है। और उसके पहले का चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल, तो वहां पे INC1 INC2 हमने देखा भी था, है ना। तो यहाँ पे आपको वही बताना है, ठीक है। यहाँ लिखा भी देख लो, ऑल्ट्रेशन अगर कुछ किया है तो आपको बताना पड़ेगा। 61 में ऑल्ट्रेशन होता है। ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 62
रेड विथ 62:6 हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट, ये क्या है? कोई भी ये बता सकता है कि चलो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू थिंक एंड टेल मी ये क्या है। और मैंने कल आपको बताया भी था कि बच्चों ये पेज पे और ये पॉइंट देखो ऐसा ऐसा यहाँ लिखा है। 62 वैसे कौन सी चीज का है? राइट्स इशू का है। तो निकालो चार्ट, सामने रखो, बताओ क्या है ये। हाँ, राइट्स इशू का चार्ट निकालो, उसमें लास्ट एक पॉइंट है, जरा चेक करना उसमें क्या लिखा है। राइट्स इशू के चार्ट में लास्ट में एक पॉइंट है, कभी कभी गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी को लोन दिया है और वो कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसकी लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, जैसे कि वोडाफोन के केस में हुआ है। बच्चों, अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करती है तो हो सकता है क्या कि ज्यादा शेयर्स देने पड़ रहे हैं और ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ रहा है ना? तो वो भी आपको इंक्रीज करने की वजह से आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स इट, वही लिखा है ना? और लास्ट का लिखा है रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। अगर आपने प्रेफरेंसेस को भी रिडीम किया ना, तो ये भी चीज आप आरओसी को बता दो। बेसिकली फॉर्मेलिटी है, कंप्लायंस है बस, है ना? मतलब जब कभी भी आप ये सब कुछ करते हो, आपको इन्फॉर्म करना है आपके बेस्ट फ्रेंड को इन 30 डेज। दैट्स इट, इतना ही लिखा है ना? और अगर आप नहीं इन्फॉर्म करोगे तो इसके नीचे पेनल्टी लिखा है। पेनल्टी लर्न होता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी ठीक ही है ना? क्योंकि हम लोग वैसे भी पेनल्टी हर सेक्शन के नीचे यार, तो जहां सच में बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी का सेक्शन है वहीं पे मैं आपको बोल रहा हूँ लर्न करो। जैसे कि 447 में मैंने आपको लर्न कराया, याद है क्या 447? है ना? तो यहाँ पे पेनल्टी एक बार पढ़ लो क्या लिखा है। वेयर एनी कंपनी फेल्स टू फाइल नोटिस एज मैनर प्रिस्क्राइब इन सबसेक्शन 1, क्या लिखा है? ऑफिसर, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना पेनल्टी होगा? 500 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। कंपनी के केस में मैक्सिमम 5 लाख है और ऑफिसर जिसने डिफॉल्ट किया है उसका 1 लाख का मैक्सिमम पेनल्टी होगा। मतलब 500 रुपए रोज का लगेगा, मैक्सिमम कंपनी को रोक दो 5 लाख पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1 लाख तक मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन। कौन सा सेक्शन बताया अभी आपको? 64। एसेट, इसमें कुछ दम नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं एग्जाम में इस पे कोई ऐसा स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा, बंदा भी नहीं क्वेश्चन, है ना? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग ये पढ़ के, बाकी इसलिए इसका चार्ट नहीं बनाया, बाकी सब तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है। अच्छा, अब इसमें जो सेक्शंस मैंने नहीं बताया वो एक्चुअली आपके मॉडल में है भी नहीं, तो उसको पढ़ के डिस्कस करके कुछ सेंस भी नहीं बनता है। 65 मैंने कल बोला था कट करने के लिए, है ना? और 72 भी नहीं है आपके मॉडल में, उसको भी कट कर दो, पावर टू नॉमिनेट। ठीक है, और कुछ बचा? 60। अच्छा 60 क्या है? पब्लिकेशन ऑफ, अच्छा एक सेकंड, लेट मी जस्ट सी 60 सेक्शन है क्या? नहीं है, ये भी कट कर दो, उसको भी कट कर दो उसको। तो अपना चैप्टर बच्चों यहाँ खत्म होता है, तो सारे सेक्शंस मैंने आपको बता दिए ना। एक चीज मैं कर रहा हूँ आपको, एक 15 मिनट्स में कुछ लास्ट के जो 3-4 सेक्शंस जो मैंने आपको बताया पढ़ाए हैं, है ना, वो मैं आपको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, तो कैसे अपना पूरा ही रिवीजन हो जाता है। आई रिमेंबर मैंने चैप्टर के बीच में आपको काफी सारे सेक्शंस रिवाइज करा दिए थे, प्लस मैंने आपको बायबैक के भी सेक्शंस रिवाइज किए, है ना? तो मेरे को लगता है कि अपने कुछ सेक्शंस यहाँ पे जो बच गए ना, ठीक है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सभी लोग एक काम करो, सेक्शन 56 के पेज पे आ जाओ। 56, आगे आगे क्या? ओके, सी 56 57 हम लोग अभी कौन से सेक्शंस रिवाइज करने वाले देख लो अच्छे से। आई डिस्कस 56 57 58 59, है ना? उसके बाद में हम लोग डिबेंचर का सेक्शन 70 में जो लिखा है ना वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हम लोग फोर्स्ड ट्रांसफर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतने पॉइंट्स अगर अपने डिस्कशन हो जाएगा ना तो अपना ये चैप्टर पूरा खत्म होता है रिवीजन के साथ में। ओके, सो फर्स्ट 56 57 58 59, ये जो 4 सेक्शंस है ना बच्चों, ये मोस्टली फिजिकल फॉर्म में जब आप शेयर्स को रखते हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है ना, रजिस्टर में या फिर ट्रांसफर ट्रांसमिशन में, तो वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस अबाउट 56। 56 में क्या लिखा गया है कि आप कैसे फिजिकल फॉर्म में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे पास फिजिकल शेयर्स है, मैं किसी और पर्सन को बेचना चाहता हूं तो कैसे बेचो, है ना? तो देख लो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा था, ए ने अपने शेयर्स किसको बेचे? बी को। कोई बता सकता है प्रोसीजर क्या है
फिजिकल फॉर्म में अगर ए के पास शेयर्स है तो उसके पास क्या एविडेंस होगा कि इसके पास शेयर्स है? शेयर सर्टिफिकेट, है ना। ये शेयर्स किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है। तो यहाँ पे ए जब अपने कंसेंट से बी को शेयर्स बेचता है तो ये दोनों को एक डीड बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर डीड या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास लेके जाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, है ना। तो देख लो, आपका ये ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट ये दोनों भी लेके जाओ कंपनी के पास, और कंपनी के पास जाके आप इसको जैसे सबमिट करोगे, कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है पुराना शेयर सर्टिफिकेट जो ए के नाम पे था उसको कर देगी कैंसिल, है ना, और एक नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी बी के नाम पे। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी का जो रजिस्टर मेंटेन होता है ना, उसमें जो ए का नाम था उसको हटा के अब किसका नाम एंटर किया जाएगा? बी का नाम एंटर किया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर यू नीड टू डू। और बच्चों यहाँ लिखा भी है, जब आप ट्रांसफर डेट बनाते हो उस पे आपको डेट लिखना पड़ता है, उस पे आपको साइन करना पड़ता है, उस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करके स्टैंपिंग वगैरह करना पड़ता है। उस डेट से 60 डेज में आपको कंपनी के पास जाके प्रोसीजर को कंप्लीट करना जरूरी है ना। अच्छा, तो ये सब पॉइंट्स थे इसमें। इसमें एक और पॉइंट था कि अगर डेथ होता है कोई पर्सन का, तो डेथ के केस में ट्रांसमिशन होता है ना। तो कोई पर्सन का डेथ हो गया तो वहां पे ऑब्वियसली जो ट्रांसफरर है उसके साइन का रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगा। जो भी प्रोसीजर है पूरा ट्रांसफर ही खुद ही करेगा ट्रांसमिशन में। जो लीगल है जिसको शेयर्स मिलने वाले हैं वो पूरा प्रोसीजर इसको करेगा। अच्छा, एक चीज और, दिस प्रोसीजर इज नॉट नीडेड इन केस ऑफ नहीं, ट्रांसमिशन तो ठीक है, इन केस वेदर शेयर्स आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, है ना। डीमैट फॉर्म में प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। डीमैट फॉर्म में तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में हम लोग शेयर्स को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। एक चीज और, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो क्या होगा पता है? तो फिर कंपनी जो है ना वो बी के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर करने के पहले बी को एक बार वार्निंग दे देगी कि बेटा ये शेयर्स पार्टली पेड अप है, तेरे को बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा, नहीं तो हम शेयर्स फोरफिट कर लेंगे, है ना। तो फिर बी जो है ना वो अपना कंसेंट हाँ या ना में बोल सकता है, करेक्ट। सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर जो लिखा है सेक्शन 56 में। फिर उसके बाद हमने किया था 57 किसकी बात करता है? ये पर्सोनेशन की बात करते हैं, है ना। तो बच्चों 57 तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है ना। तो अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो जो ओरिजिनल ओनर है उसको पर्सोनेट करके किसी सिक्योरिटी का, कोई शेयर्स का, है ना, या फिर उसका इंटरेस्ट या शेयर वारंट का एडवांटेज ले रहा है जो किसी और को मिलना चाहिए था, वो ये खुद ले रहा है, क्लेम कर रहा है, तो इन दैट केस पर्सोनेशन का सेक्शन आ जाएगा। और बच्चों पर्सोनेशन में आपको क्या सजा मिल रही है? आपको यहाँ पे जेल होगी, कितने साल की? 1 से 3 साल की जेल और 1 से 5 लाख का आपको फाइन पे करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन। वो मैंने आपको कल बताया था फोर्स ट्रांसफर में, है ना, वो मिस्टर मान जो है ना एम्प्लॉय कंपनी का, वो क्या कर रहा था? वो वही तो कर रहा था, उसने फोर्जरी भी किया, पर्सोनेट भी किया। वो बता रहा है कि वो खुद कौन है? गंगाधर है, ओरिजिनल शेयर होल्डर है। सही है, ठीक है, करेंगे वो डिस्कस अभी। अच्छा, सो दिस इज 57। फिर बच्चों सॉरी हाँ 57 हो गया। अब एक और सेक्शन है 58, रिफ्यूजल ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। बच्चों प्राइवेट कंपनीज कभी कभी आप जब उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो मना कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि भाई हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200 तक पहुंच गए तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना, और इंक्रीज हो गए तो फिर उनको बहुत सीवियर कंप्लायंसेस होते हैं वहां पे, राइट। तो कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, वो रिफ्यूज कर रही है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से। जब भी कंपनी रिफ्यूज करेगी तो कंपनी को रीजन के साथ बताना जरूरी है कि भाई आपका ये ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हमने क्यों रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर रीजन बताया बढ़िया, नहीं बताया तो यहाँ पे आप कहां जाओगे? बेसिकली बताया या नहीं बताया, आपको कहां जाना है? अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है कंपनी का रिफ्यूजल, तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। अब ट्रिब्यूनल के पास जाने का आपको टाइम कितना मिलता है? देख लो, आपको टाइम मिलता है, अगर कंपनी ने नोटिस दिया था तो 30 दिन में आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। नोटिस नहीं दिया है कंपनी ने, आपको रीजन ही नहीं बताया कि क्यों हमने मना कर दिया, तो आपको 30 की जगह 60 दिन का टाइम मिलेगा, है ना। अच्छा बच्चों, दिस 30 एंड 60 डेज का जो टाइम है, दिस इज फॉर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी तो मना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी में बहुत इजीली शेयर्स को ट्रांसफर करने का पॉइंट होता है ना। तो यहाँ पे इसलिए पब्लिक कंपनी मना कर रही है तो थोड़ा ज्यादा डेंजरस पॉइंट हो गया, कंपनी मना क्यों करे, राइट। तो यहाँ पे 60 डेज एंड 90 डेज टाइम लिमिट बढ़ गया। तो एज अ शेयर होल्डर आई कैन कंप्लेन, आई कैन अपील टू ट्रिब्यूनल इन 60 डेज। 90 डेज अगर उन्होंने मेरे को नोटिस नहीं दिया है तो ये ट्रिब्यूनल जो है फिर फाइनली ऑर्डर डिसाइड करेगी, वो देके कि अपने फेवर में वो अपना ऑर्डर जो है वो सुना रही है या अपने अगेंस्ट में सुना रही है। अगर अपने फेवर में सुनाती है तो कंपनी को बोला जाएगा कि भाई आपको ये नाम रजिस्टर करना जरूरी है, आपका रीजन सही नहीं है। जो भी है सब कुछ ट्रिब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है।
फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस चेक करके ट्रिब्यूनल डिसीजन लेती है. सो दिस इज गिवन इन विच सेक्शन? ये लिखा है आपका सेक्शन 58 में. 3 सेक्शंस बहुत इजी है, देख लो अभी जो बताया 56, 57, 58. एक और सेक्शन है 59 जो किसकी बात करता है? रेक्टिफिकेशन की बात करता है. अगर रजिस्टर जो है ना, जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई ना, तो उसको रेक्टिफाई करने का पॉइंट लिखा है सेक्शन 59 में. कभी कभी हो सकता है क्या कि कंपनी ने गलती से मेरा नाम लिख दिया, किसी और का लिखना चाहिए था, मैंने तो शेयर्स बेच दिए, तो जिसको मैंने बेचा है उसका नाम आना चाहिए, मेरा नाम अभी भी दिख रहा है ना. या फिर जिसका नाम लिखना चाहिए था वो नाम हट गया, ओमिट हो गया, जो भी है. ओके. या फिर डीले हो रहा है किसी का नाम हटाने में या किसी का नाम एंटर करने में. बच्चों जब भी डीले होगा ना तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? डिविडेंड वगैरह अगर कंपनी ने कुछ दिया है तो झगड़ा हो सकता है कि कौन डिविडेंड क्लेम करे, है ना. तो ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं? ये सारे लोग जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेन करने के लिए, है ना. अच्छा, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे अगर सपोज ये देयर इज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रवेंशन टू सिक्रा सेबी कंपनीज एक्ट. अभी मैंने आपको बताया था कभी कभी शेयर्स जब आप खरीदते हो ना तो उसमें लॉक इन होता है ना. जैसे कि बहुत सारे लोग आईपीओ के पहले से परचेस करते हैं. अगर आपने आईपीओ आने के पहले शेयर्स परचेस किया ना तो कंपनी का लिस्टिंग होने के बाद में आपको 6 मंथ्स का लॉक इन वहां पे भी होता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का लॉक इन होता है. अगर उसके पहले अगर आपने सेल कर दिया तो वो कॉन्ट्रावेंशन हो गया. किसका कॉन्ट्रावेंशन हो गया? ये सब चीज होगा, ये सब एक्ट्स का आपका कॉन्ट्रावेंशन हो गया. तो यहाँ पे ये सारे लोग जाके अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, है ना. मैंने आपको ये बताया था डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है. हु इज डिपॉजिटरी? वैसे एनएसडीएल सीडीएसएल इंडिया में 2 ही है. एंड हु इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? ब्रोकर आपका, है ना. मोतीलाल ओसवाल, ये सारे ग्रो, एंजल ब्रोकिंग या जीरोदा, ये सारे आपके कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है. ठीक है. अच्छा, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लिखे हैं बच्चों? दीज आर रिटन इन सेक्शन 59. ओके. ये इतने सेक्शंस हो गए. कल हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया डिस्कस किया था. इट वाज अबाउट डिबेंचर. एक काम करो ना, आप मेरे को ऐसे ही बता सकते हो तो बता दो ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करो, है ना. सबसे पहले आपको ये बताना है कि डिबेंचर का सेक्शन क्या है, और डिबेंचर का एक और भाई है उसका भी सेक्शन बता दो. डिबेंचर का सेक्शन 2 क्लॉज 30 एंड डिपॉजिट का सेक्शन 2 क्लॉज 31. डिबेंचर का डेफिनेशन बताओ. खास चीज क्या है पता है? डिबेंचर क्या है बताया नहीं. डिबेंचर में क्या आता है वो बताया, है ना. डिबेंचर इंक्लूड्स 3 थिंग्स: डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट वेदर अ चार्ज इज क्रिएटेड और नॉट. सिंपल, है ना. तो डिबेंचर में 3 चीजें आती हैं, और वो क्या बोल रहा है भाई, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है, उसका अंडरस्टैंडिंग वैसा होता है. वहां लिखा नहीं वैसे पब्लिक से पैसा लिया, बट उसका अंडरस्टैंडिंग मैं आपको वैसे बता रहा हूँ. पब्लिक से अगर आपने पैसा लिया है, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, वो डिबेंचर ही होता है भाई. इसलिए वो लास्ट में वैसे लिखा है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, राइट. अच्छा, और बच्चों डेट, जब भी आप डिबेंचर के थ्रू डेट लेते हो ना, मैक्सिमम केसेस में वो सिक्योर्ड ही होता है ना. डिबेंचर बाय डिफॉल्ट आर सिक्योर्ड, मतलब कोई एसेट को आपको गिरवी पे रखना है, उस पर चार्ज क्रिएट करना होता है ना. अच्छा, अब आपको मैं एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. ये बताओ, डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी टाइम पे रीपे करेगी, ये इंश्योर करने के लिए क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन उनको दिया हुआ है. बताओ कैसे आप बचाओगे डिबेंचर होल्डर को. सबसे पहले क्या था? एक तो आपको है ना DRR क्रिएट करना है. व्हाट इज DRR? बोलते जाओ अभी आपको जो जो पता है, क्योंकि कल बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है. DRR इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. DRR सिर्फ बुक एंट्री है या कैश जमा करना है? दिस इज ओनली मियरली बुक एंट्री, है ना. तो DRR में आप क्या करते हो? आपका जो जनरल रिजर्व है उसका आप जो बैलेंस है वो हटा के कहाँ ट्रांसफर करोगे? DRR में आप ट्रांसफर करके उसको लॉक करोगे. ऑब्वियसली DRR जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग डिविडेंड. उसका पर्पस है डिबेंचर होल्डर को हम बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो DRR ट्रांसफर करना है, ये चीज अब डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है ना. जितनी भरोसे वाली कंपनी उतना DRR का कम कंप्लायंस, ऐसा सिंपल लॉजिक है, राइट. सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? बैंक्स प्लस वो बड़े बड़े अपेक्स बैंक्स जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, और बताते जाओ और क्या था, हाँ, एक्सिम हो गया. हाँ, तो ये सारे जो बड़े बड़े एंटिटीज है ना, इस पे भरोसा बहुत होता है, तो इनको DRR का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना. फिर सेकंड नंबर पे आते हैं आपके NBFCs, है ना. तो NBFCs को कितना रिक्वायरमेंट होगा? पब्लिक इशू के केस में उनको 25% करना है. प्राइवेट प्लेसमेंट डिबेंचर का होता है तो वहां जरूरत ही नहीं है. और नॉर्मल कंपनीज जो है बच्चों, वहां पे आपको हर जगह पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस में आपको हर जगह 25% जो है डिबेंचर का, वो आपको किस में ट्रांसफर करना होगा? जनरल रिजर्व से उठा के आपको DRR में ट्रांसफर करना होगा. अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है इसका?
लिखा है सब कुछ आपने। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दो और डीआरआर को क्रेडिट कर दो, खत्म, सिंपल है ना। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने आपको कल बताया था प्रूव करके, अगर आप डीआरआर क्रिएट करते हो टू दैट एक्सटेंड आपका जो रिजर्व है वो कम हो गया, इसलिए अब फ्यूचर में उतना कम आउटफ्लो होगा, है ना। डिविडेंड आप कितना दे सकते हैं वैसे, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है उतना मैक्सिमम जा सकता है, बट दिस इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द कैश अवेलेबिलिटी, है ना। चलो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। अच्छा फिर एक और हम लोग इनको थोड़ा बचा रहे, सेकंड क्वेश्चनिंग क्या है, हम लोग है ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये जो है ना कंपनी कैश को डिपॉजिट करती है, इसका क्या हिसाब था, मैंने ऐसा बताया था फाइनेंशियल 24-25, ये जब एंड होगा, एंड तक आपको जो पैसा पे करना है उसका पैसा आपको अप्रैल मंथ के एंड में, मतलब 30 अप्रैल तक आपको जमा करना है, कितना परसेंट, 15%। वो भी कहां जमा करना है, कोई भी आलतू फालतू जगह पे जमा नहीं करना है, शेड्यूल्ड बैंक में जमा करो या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज कर लो, या फिर जो भी सोर्सेज गवर्नमेंट को लगते हैं कि भाई ये ढंग के है ना, वो एक अलग एक्ट एक सेक्शन का रेफरेंस दिया उन्होंने, है ना, वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट टेलिंग यू लॉजिक क्या उसका, कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिक्योर्ड वे में डिपॉजिट जो है करो पैसा, डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन करते समय वो पैसा आप जो है वो पहले से जमा करना है, ठीक है। तो ये था डिपॉजिट की बात। अच्छा तीसरा एक और पॉइंट था बच्चों, इधर ऐसा लिखा गया है अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर का पैसा लेके उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको इनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है। बच्चों ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है इसका काम क्या होता है, ये मीडिएटर है किसके बीच में, कंपनी और डिबेंचर होल्डर्स के बीच में ये मीडिएटर है। कभी भी अगर यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो इसको पेनल्टी के प्रोविजन से बहुत सीवियर, और अगर इसको बचाना है तो 3/4 डिबेंचर होल्डर्स जो है वो वोट करके इसको बचा सकता है, सही है। अच्छा और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या पता है, डिबेंचर ट्रस्टी मेनली क्या करते हैं पता है, जो एसेट है जिसको गिरवी पे रखा है उसका वैल्यूएशन अगर गिरता है ना, तो इन दैट केस वो सीधा ट्रिब्यूनल के पास जाके कंप्लेन करेगा, सही बात है। सो ये डिबेंचर ट्रस्टी का काम है टू मेक श्योर कि भाई एसेट का वैल्यू कहीं गिर तो नहीं गया, या पॉसिबिलिटी भी है अगर गिरने का तो जाएगा सीधा ट्रिब्यूनल के पास और बोलेगा सर अभी कभी रिडम्पशन कराओ क्योंकि ये बहुत रिस्की लग रहा है, एसेट का वैल्यू गिर गया, सिक्योरिटी जो है अगर कम हो जाएगा तो डिबेंचर होल्डर को प्रॉब्लम होगा, सही है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कल बता दिए थे। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ डिबेंचर, खत्म। अच्छा बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स आर नॉन कन्वर्टेबल इन नेचर, कन्वर्टेबल हो सकते हैं बट आपको उसके लिए फिर एसआर पास करना पड़ेगा, इक्विटी वालों को आपको मनाना पड़ेगा क्योंकि उनके राइट्स इंपैक्ट करेगा, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल इन नेचर, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, राइट। बच्चों रिवीजन यहाँ पे अपना होता है समाप्त। अब आप लोग सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में। ओके एक अपना कॉन्सेप्ट बचा है ना फोर्स ट्रांसफर का, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना यहीं से बताया था बच्चों, फोर्स ट्रांसफर कहाँ गया, हाँ तो फोर्स ट्रांसफर में एक ही सिंपल सा एग्जांपल था। अच्छा वैसे फोर्जरी फ्रॉड डिफरेंस बताया था क्या कल, बताओ ना यार जल्दी से, फोर्जरी में क्या होता है, फ्रॉड में क्या होता है। फ्रॉड में कंसेंट है बट फ्री नहीं है, फोर्जरी में अरे पूछा ही नहीं, फोर्जरी में तो पूछा ही नहीं, सीधा साइन कर दिया, है ना। तो फोर्जरी में तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया बच्चों। फोर्जरी में अगर आपने सामने वाले का कंसेंट ही नहीं लिया है तो आप किसी को भी गुड फेथ में भी ओनर नहीं बना सकते हो, दैट वाज द क्रक्स ऑफ फोर्जरी, है ना। अच्छा कल का एग्जांपल क्या था, गंगाधर नाम का एक पर्सन है, इसके पास शेयर्स थे, ही वाज द ओरिजिनल शेयर होल्डर, इसने शेयर्स किसके पास रखे थे, शक्ति के पास। शक्ति कौन है, ब्रोकर है ना। फिर शक्ति जो ब्रोकर है उसका जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो पहले तो शेयर्स को चोरी करता है, 2-3 गलत काम किए इसने, है ना। ये मान जो है ना एम्प्लॉय, ये क्या कर रहा है, शेयर्स को चोरी करता है, शेयर सर्टिफिकेट को चोरी करता है। फिर गंगाधर जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है इसका साइन इसने फोर्ज किया, फोर्ज करके पर्सोनेट कर रहा है, खुद को गंगाधर बता रहा है, और किसको शेयर्स दे दिए, अमर को। अब ये अमर जो है ना बच्चों ये एकदम भोला भाला इंसान है, ये जो है ये बोनाफाइड ओनर फॉर वैल्यू, मतलब इसने गुड फेथ में एक्ट करके पैसे देके शेयर्स खरीदे, इसको लग रहा था कि ये खुद मिस्टर गंगाधर है ना। मान ने गंगाधर का साइन कर लिया, कॉपी करके इसने रजिस्टर कर लिया, और अमर जो है उसके नाम पे इसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। कंपनी अमर का नाम पुट करने के पहले एक बार कंपनी का जो सेक्रेटरी है सीएस वो क्या करता है, गंगाधर को एक नोटिस भेज देता है कि देखो ऐसे आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट आया है ना, आप इसको कंफर्म करते हो क्या, बराबर। बच्चों अगेन ये देख लो, दिस इज सिमिलर टू
देख लो, नॉर्मली आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतने यूज करते हैं, अगर आप आपके फोन से लॉगिन करने की बजाय कोई नए डिवाइस से लॉगिन करते हो तो आपको ओटीपी आता है ना? तो एक कंपनी का सेक्रेटरी भी वही कर रहा है कि देखो भाई ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट आया है, तो एक बार आप कंफर्म कर लो, है ना? तो एक गंगाधर ने रिप्लाई नहीं दिया ना बच्चों, तो भी बाद में गंगाधर बीइंग दी ओरिजिनल शेयर होल्डर ही कैन स्टिल रिक्वेस्ट कंपनी कि भाई आपने जो अमर का नाम जो पुट किया ना उसका नाम हटा दो और मेरा नाम फिर से एंटर कर दो। क्यों? क्योंकि ये फोर्जरी का केस है। फोर्जरी के मामले में जो ओरिजिनल ओनर होता है ना उसको अपने राइट्स मिलते हैं, और उसका यहाँ पे बेसिकली ये रिप्लाई नहीं दिया ना तो भी इसको राइट मिलेगा। ठीक है, तो 3-4 केसेस थे इसके, मैंने आपको कल बताया भी था, राइट? तो उसमें गंगाधर अपना खुद का नाम फिर से रिस्टोर करा सकता है। ओके, उसका नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा, उसने रिप्लाई नहीं किया तो भी। करेक्ट। अच्छा, इसमें कॉन्सिक्वेंस बताओ, अमर को क्या होगा भाई? अमर का नाम पहले कंपनी ने लिखा था, आप हटा दिया, तो अमर को गुस्सा आ रहा है। अमर किससे डैमेजेस क्लेम करेगा? कंपनी से। ठीक है, और कंपनी क्या करेगी? मिस्टर मान से डैमेजेस रिइंबर्स कराएगी। और गंगाधर क्या करेगा? वो तो खुद का नाम रिस्टोर ऑलरेडी करा चुका है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ फोर्स ट्रांसफर, है ना? तो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आया वो यहीं से आएगा बच्चों, इसमें कुछ है नहीं। नीचे जो केस लॉस लिखे थे वो भी इसी के रेफरेंस में दिए, कुछ नया उसमें सीखना नहीं है, बराबर है? ठीक है, तो इधर आपका ये फोर्स ट्रांसफर वाला पॉइंट भी होता है खत्म। ठीक है, सीधा आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में। चलो